अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज़ आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन छोटा सा रिमाइंडर आपको ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी इंतज़ाम कीजिएगा, एहतमाम कीजिएगा। और आज के दिन दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, तो अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को ज़रूर याद रखिएगा। भी कीजिएगा कि किसी सूरत मुज़ाकरात कामयाब हो, बातचीत आगे बढ़े, जंगबंदी हो और फिर हुर्मुज़ खुले और पेट्रोल की कीमतों में कमी आए, क्योंकि फिर पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। और आप जानते ही हैं कि कल रात जो है इसको बढ़ाया गया है। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अली, उससे तो इजाफा बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने जो रूमर्स फैला दी थी वो तो ये थी कि 500 तक चली जाएगी कीमत। और फिर जो पेट्रोल पंप्स पे जो हमने फिर रश देखा, उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो वर्स। हमारे जो तजियाकार थे वो बता रहे थे कि 435 रुपए तक की तजवीज़ दी गई थी, फिर जिसको 400 रुपए तक महदूद रखा गया है। तो हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फिर इजाफा किया है। नोटिफिकेशन के हवाले से भी आपको बताते चलें, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 39 पैसे जो है 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है अब 399 रुपये 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। जो पेट्रोल की कीमत है उसमें फी लीटर 6 रुपये 51 पैसे का इजाफा किया है, जिसके बाद अब वो 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई है। और उधर हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर शराब बढ़ा दी है। पेट्रोल पर लेवी की शरह 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर तक कम कर दी गई है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जो कि इससे पहले सिफर थी। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसीह भी कर दी गई है। जी हाँ, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोक दिया जाए। और सिंध हुकूमत की जानिब से भी एक ऐलान सामने आया। उन्होंने मोटरसाइकिल मालिकान के जो टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी है उसमें उन्होंने भी तौसीह कर दी है। तो करीबन 400 रुपये फ़ी लीटर जो कीमत पहुँच चुकी है पेट्रोल की, उसके बाद वाकई चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। वाकई जा रहा था कि अब तो पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो ऐसी जगह और ये हुआ ये कि इसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग गई पेट्रोल पंप्स पे, और जो शहरी थे वो परेशान थे कि पता नहीं अब फ्यूल मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा तो 500 रुपये फ़ी लीटर मिलेगा। और इस वजह से ये जो रूमर्स फैलाने वाले कुछ अनासर होते हैं ना, ये उनकी जानिब से ये काम किया गया। और उसके बाद फिर हमने देखा जो रश हुआ, जो लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली आवाम ऑलरेडी बड़ी परेशान है, कीमतें मज़ीद बढ़ रही हैं, रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर असरअंदाज होते हैं इन प्राइसेस पर। IMF से हमारी डील वाला मामला भी है, और उसके अलावा ये जो ओवरऑल वॉर सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से भी फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। और हमें पता है कि अली, जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकता बाकायदा। और आपको देखा मार्केट में हर चीज़ की कीमत बुलंदी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि इसको स्टोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए, पेट्रोलियम मसनूआत को स्टोर करने के लिए ख़ास माहौल चाहिए होता है। और कुछ लोग उसको ज़रा ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में। मेरा ख्याल है कि ऐसे स्टोर वैसे अली रिस्क कोई भी नहीं लेता। लेकिन अपनी गाड़ियों में वो लेकिन ऐसे घर में जो है स्टोर बिल्कुल ना कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द सूरत हाल काबू में आ जाएगी। हुकूमत इस पर इक़दाम कर रही है। और आज आलमी यौम मजदूर भी मनाया जा रहा है। इस पर भी हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वॉर की, उस पर बात करते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी बरकरार है, मगर दोनों तरफ से एक दूसरे पर लफ्ज़ी हमले अभी भी जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में ऑपरेशन के बाद तेल की कीमत गिर जाएगी। तेहरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। ईरानी मईशत तबाह हो रही है। नाकाबंदी के बायस वो पैसा नहीं कमा रहे। देखेंगे ईरान ये सब कब तक बर्दाश्त कर सकता है। वो कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। हम नहीं जानते ईरान पर कौन हुकूमत कर रहा है। और दूसरी जानिब पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जवाब सामने आया। उनका कहना है कि दुनिया ईरान के सब्र और मफाहमती कोशिशों की गवाह है। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी ईरान के खिलाफ एक फौजी कार्रवाइयों का तसलसल ही है, और ईरानी कौम अपनी मज़ाहमत और आज़ादी की कीमत चुका रहे हैं। बिल्कुल, और इस जालिमाना तर्ज अमल का जारी रहना नाकाबिले बर्दाश्त है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अपने बयान में कहा है कि खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं है। खलीज और आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावट
रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। अब नए हुर्मुज़ में नया बाब शुरू हो रहा है। ये बहुत अहम बयान उनकी जानिब से आया है। नए मरहले में खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल रही है। स्ट्रेटजिक असासा हुर्मुज़ सदियों से कई शैतानी ताकतों की लालच को उभारता रहा है और हुर्मुज़ महज एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि एक ऐसी नेमत है जिसने हमारी शनाख्त और तहजीब का हिस्सा तश्कील दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल नामी मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है और इस इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है और टारगेटेड कार्रवाइयाँ करना है। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज जो है वो 1725 मील और रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। और इसके अलावा आप देख ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी मुश्तबा खामनाई साहब के हवाले से एक जो है मुतनाज़ा जो तस्वीर शेयर की जा रही है। एग्जैक्टली और जनाब ये सारी सूरत हाल है जिस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले सर हम बड़े होपफुल थे जिस तरीके से हमने पाकिस्तान का किरदार देखा, मीडिएशन देखी, मुज़ाकरात के एक नए दौर के लिए हम होपफुल थे कि शायद ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, लफ्ज़ी बयानबाजी तो शुरू से ही एक दूसरे पर कर ही रहे थे ये दोनों ममालिक, लेकिन अब ज़रा सिचुएशन किसी और तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे देखते हैं इसे? जी मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ी जंग अमेरिका की शायद ज़रूरत बनी हुई है और उसके रिस्पांस में जाहिर है ईरान ने भी कोई ना कोई रद्द अमल जाहिर करना होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का डायलेमा ये है कि जब से उन्होंने मुज़ाकरात के लिए बात शुरू की, और हमें ये याद रखना चाहिए कि मुज़ाकरात की कोशिश का आगाज़ अमेरिका की तरफ से हुआ और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाब सफारतकारी की और फ्रीकैन को इकट्ठा किया, दूसरे जो स्टेक होल्डर मुल्क ममालिक थे उनको सेंसिटाइज किया, सबको ऑन बोर्ड रखा, पसे पर्दा जो रीजनल पावर्स हैं उनको अपडेटेड रखा। तो ये एक बड़ा तवील और मुश्किल सफारती अमल था जिसके नतीजे में सीज फायर हुआ। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि जब अगले फेज की तरफ हम जा रहे थे तो फिर ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड जो है उसने दोबारा हालात को तब्दील किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बयानात और उसके जवाब में मजीद तलखी आती चली गई। लेकिन मैं फिर भी पुरुमीद हूँ कि ये शायद ज़्यादातर पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं और पसे पर्दा या बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए इस मसले का हल जो है उसे तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और मेरा ख्याल है कि ये टाइम में थोड़ा हम कोई कमिट नहीं कर सकते, लेकिन इस पे कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एजाज साहब आपने देखा ही है कि एक तस्वीर जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शेयर की गई है जिसमें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप का नाम दिया जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक तस्वीर अपने लफ्ज़ों से मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि अब एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में। ये जो दोनों तरफ से जो मंजर कशी की जा रही है अपनी आवाम के लिए है, दुनिया के लिए है, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ उनको एक इल्यूजन में रखने के लिए है या इसमें कोई सच्चाई भी दिखाई दे रही है किसी तरफ से, किसी फरीक की तरफ से? देखिए, अगर सच्चाई है तो वो ईरानियन साइड पे है, क्योंकि वो कुदरती तौर पे ऐसी पोजीशन में है आबनाए हुर्मुज़ के एक्सेसिबिलिटी और उसके कंट्रोलेबिलिटी के एतबार से। और उन्होंने अगरचे ये चीज़ हमेशा से उनके जो आप कह लीजिए कि स्ट्रेटजिक ऑप्शंस में थी, लेकिन उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने जब इस्तेमाल किया तो इंतहाई मुनासिब मौके पे किया। और आप देखें कि अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल जंग की वजह ही नहीं थी, लेकिन अब अल्टीमेटली वो
सेंटर स्टेज बन गई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गई है मजीद मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए या किसी तस्फिया के लिए। तो जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता, वो अगर वो चांद पे भी अपने नाम का कोई झंडे लगवा दें तो दुनिया सीरियसली नहीं लेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई अहमियत है। उससे पहले वो आपने देखा था ग्रीनलैंड का मामला, कनाडा को वो अपना सूबा बनाना चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल हैं। अच्छा एजाज साहब, एक और चीज़ जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका पहली बार हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो तैनात करने पर गौर कर रहा है। आपको लगता है कि ऐसा किया जा सकता है अमरीका की जानिब से? जिस तरह आपने कहा कि बयानात तो उनके चलते रहते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो कोई ना कोई ऐसा बयान ज़रूर देते हैं सदर ट्रंप, या कोई ना कोई ऐसी पिक्चर भी शेयर कर देते हैं, लेकिन क्या इस एक्शन के बारे में वाकई सोचा जा रहा है और ऐसा हो सकता है? अगर होता है तो फिर इसके असरात क्या होंगे? नहीं, देखिए ये ऑप्शन तो हमेशा रहेगी, बल्कि आप ये देखिए अगर हम इसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिकली देखें, गिवन द बेस्ट सिनेरियो पॉसिबिलिटी के मुज़ाकरात हो जाते हैं, अमन मंसूबा हो जाता है, उसके एक्सपर्ट कमेटीज जो हैं वो जो नेवल साइड की हैं या सी मैरीटाइम साइड की हैं वो अपना हुर्मुज़ के कंट्रोल की मोडेलिटीज़ बना लेती हैं। न्यूक्लियर साइड के जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको शामिल करके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर भी कोई एक्शन प्लान बन जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस जंग का असल मुहर्रिक, इस जंग को असल में इनिशिएट करने वाला, अमेरिका को इस जंग में लाने वाला तो इजराइल है। वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, वो उस मुआहदे का सिग्नेटरी नहीं होगा, तो उसकी गारंटी कौन देगा? तो वो तलवार तो इस खित्ते के अमन पर हमेशा लटकती रहेगी। अच्छा, इसमें बताइएगा कि ऑप्टिक्स कितने हैं? ये जो डार्क ईगल मिसाइल की बात हो रही है, हाइपरसोनिक की मिसाइल हो रही है, इसमें ऑप्टिक्स कितने हैं? क्योंकि हाइपरसोनिक की क्या ज़रूरत है जबकि आयरन डोम मौजूद ही नहीं है ईरान में? वो तो वहाँ पे कामयाब रहता है जहाँ पर आपको ये ऑप्टिक्स ज़्यादा हैं। ये आप देखिए, ये ऑप्टिक्स ज़्यादा हैं। ऑप्टिक्स में आपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस तरफ आते हुए देखे, वो आए भी फिर वापस भी चले गए। उनके सारी चीज़ों से ईरान के रिजॉल्व पे या रिस्पांस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी तरह ये मिसाइल ईरान में देखिए, वर्स्ट ऑप्शन ये हो सकती है कि किसी वक्त गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए वो एक बार फिर ईरान पे हमला करें और ईरान के उन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स, इकोनॉमिक टारगेट्स या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और एनर्जी रिसोर्सेज को वो मजीद तबाह कर दें। ये एक काम वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते, और इसके लिए ईरानी कौम मेंटली प्रिपेयर्ड है। राइट। अच्छा एजाज साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा वो कर सकते हैं, अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ये उनके लिए भी तो अच्छी चीज़ नहीं है। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कंसर्न है, मिड टर्म इलेक्शंस करीब हैं, और ऐसे मामले में इस जंग को तूल देना, जबकि ऑलरेडी अमेरिका के अंदर से ही उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और शायद उसी प्रेशर के तहत ही वो इस तरह के बयानात रोज़ाना की बुनियाद पर देते हैं जिसमें अपनी विक्ट्री को बार बार डिक्लेयर भी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब मिड टर्म इलेक्शंस का भी मामला है, ये डोमेस्टिक प्रेशर भी है, तो ये रिस्क वो ले सकते हैं? वैसे इम्कानात कम हैं। अपनी इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स के अलावा इसमें रशिया और चाइना ने अपना सांस और अपना मुतवक्के रद्द अमल कन्वे किया है उनको, तो क्योंकि उनके स्टेक हैं, वो ईरान के साथ खड़े हैं, तो इसलिए इस चीज़ के इम्कानात कम हैं कि वो इतना बड़ा जो है कोई ऐसा ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। फिर तो जो है ये जंग जो है किसी वक्त भी एक आलमी जंग बनने के इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी आप देखिए कि इसके इन्वॉल्वमेंट सारे हैं। रशिया की जानिब से भी बयान आता है कि बड़े स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले चाइना के भी आए थे जिसमें वो तिजारत के हवाले से बात कर रहे थे कि उसमें मुदाखलत ना की जाए। लेकिन एजाज साहब, इस वक्त ये जो यूरेनियम अफजूदगी की बात है,
इस पर तो काफ़ी बात पहले हो चुकी थी, बात हो भी रही थी। ओबामा दौर में मुआहदा हुआ था, यूरेनियम का बड़ा मवाद जो है वो रशिया के हवाले किया गया था और उस मुआहदे को फिर तोड़ा गया और तोड़ने के बाद उसकी इन्रिचमेंट में इजाफा हुआ और फिर बाद में उसको एक्सक्यूज़ बनाकर ये अमल दरामद किया गया है इन चीज़ों पर जिनके हवाले से फतवा मौजूद था आयतुल्लाह खामनाई साहब का। आप क्या देखते हैं, एक पार्टी जो मुसलसल इस पे बैक स्टेप पे रही है और कहती रही है कि हम नहीं बनाएंगे ऐसी कोई चीज़ जिससे दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हो, और दूसरी जानिब जो है जारहाना इक़दामात लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली जैसे आप 2015 के मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद भी मुज़ाकरात, उन तमाम चीज़ों को तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबूटाज किया और उस वक्त में और अब के हालात में एक जो वाज़ेह फ़र्क है, उस वक्त तक ईरान सिर्फ जो सैंक्शन की वजह से और उससे निकलने के लिए ईरान एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। अब जंग के बाद हालात बदल गए हैं। अब ईरान ने बहुत ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं। अब वहाँ के लोग चार्ज हैं। अब वहाँ पे उन्होंने ये देख लिया है कि इस प्रोग्राम की थ्रेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने ही उनको बचाया है, तो वो अब अपने हाथ काट के अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। राइट। अब वो 2015 की इन्वायरमेंट नहीं है। इसलिए अब वो अपने जो है फैसले बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने लिए बेस्ट ऑप्शन लेंगे और वो लेने की पोजीशन में भी हैं क्योंकि वो जंग जीते हुए। राइट। बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है ईरान अमेरिका वॉर की, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। कुछ फैसले जिंदगी को सीधा नहीं बल्कि और पेचीदा बना देते हैं और उनका असर सिर्फ एक इंसान नहीं पूरे रिश्तों पर होता है। और अब ऐसी ही एक कहानी एक नए इम्तिहान के साथ आगे बढ़ रही है। जी हाँ, हम बात करें ड्रामा सीरियल मेरे पास रहो तुम की। ये ड्रामा अब अपनी कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर किरदार एक नए फैसले और इम्तिहान के दरमियान खड़ा नजर आता है। कुछ झलकियां देखते हैं। मैं आपकी कंपनी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दूं, इस पारा ये आपका सिर्फ गुमान होगा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे। याद रख, मरती मर जाऊंगी लेकिन उस कलमुही को अपने घर की दुल्हन नहीं बनाऊंगी। देखो अम्मा, एक बात कान खोलकर सुन लो, शादी तो मैं उस कलमुही से ही करूँ। देखिए ड्रामा सीरियल मेरे पास रहो तुम, जुमे से इतवार रात 9 बजे सिर्फ। भाई एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट तो छाया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे हैं, बहुत ज़बरदस्त कहानी है और रिश्तों की जो बारीकियां हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है वो इनमें पाई जाती हैं, जो बड़ी केयरफुली रिटन ड्रामे हैं। तो देखना मत भूलेगा, क्या ये फैसले रिश्ते जोड़ पाएंगे या इनके दरमियान फासले और बढ़ जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए मेरे पास रहो तुम, हर जुमे से इतवार रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, दुनिया के बड़े रनिंग इवेंट्स में शुमार होने वाली लंदन मैराथन के 46वें एडिशन में पाकिस्तानी रनर्स की बड़ी तादाद ने न सिर्फ शिरकत की मगर मेला भी लूट लिया। पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद एथलीट्स इस आलमी मुकाबले में शरीक हुए, जिन्होंने न सिर्फ रेस मुकम्मल की बल्कि अपनी फिटनेस, हिकमत अमली और मुस्तकिल मिजाजी से एक मजबूत तासुर भी छोड़ा। आलमी रनिंग इवेंट में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी रनर अब्दुल्ला नुमाया रहे, जिन्होंने 2 घंटे 39 मिनट 53 सेकंड के वक्त के साथ सबसे तेज पाकिस्तानी रनर होने का एजाज अपने नाम कर लिया। और अभी हमारे साथ ही मौजूद हैं अब्दुल्ला, उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला, बल्कि अ वेरी गुड अर्ली मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए और पाकिस्तानी जो फ्लीट था भागने वाला उसमें शामिल होने के लिए और सबसे आगे रहने के लिए। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि आपने तकरीबन 2.5 घंटे में अपनी पूरी मैराथन मुकम्मल की है।
इसके लिए ट्रेनिंग कैसे की, क्या प्लान था? और आपको पता ही है कि जो लंदन मैराथन है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो मैराथन कंसीडर की जाती है, और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया जिसमें आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। जी alhamdulillah, no, it's an honor to be able to represent Pakistan on a world stage. और इसकी ट्रेनिंग basically I've been training for this since 3 months ago. वैसे ट्रेनिंग तो चलती रहती है, like I do running as a hobby. तो running is something जो like it keeps my mental health in good shape, और I like to run as as part of my daily routine. तो इसलिए like it's not something specifically जिसके लिए मैंने ट्रेन किया था, but over the years I've gotten faster in running. तो लंदन मैराथन में जनरली एंट्री लेना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बैलेट होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ड ऑन सम प्रीवियस रेसेस आई हैव डन, आई वाज क्विक इनफ टू गेट इन थ्रू अ क्राइटेरिया जिसको वो कहते हैं गुड फॉर एज। और गुड फॉर एज में ये होता है कि आपको लॉटरी से एंटर नहीं होना पड़ता, आप जस्ट उनको अपना टाइम प्रीवियस रेस का सबमिट कराते हैं एंड दे लेट यू रेस। तो दैट वाज अ प्रिविलेज, इट वाज एन ऑनर टू बी एबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी और उनके रनर्स से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और इट्स लुकिंग लाइक कि पाकिस्तान में भी रनिंग बूम आ रहा है एंड पीपल आर टेकिंग दिस स्पोर्ट अप, व्हिच इज़ रियली इनक्रेडिबल टू सी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और ये वाकई हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसी तरह से रनर्स जो है ना वो उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और इस तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अच्छा अब्दुल्ला, बताया आपने कहा कि रनिंग आप की हॉबी है, आप दौड़ते हैं वैसे ही और अपने मेंटल पीस के लिए, रनिंग के अलावा आप क्या करते हैं? और ख़ास तौर पर अपना स्टेमिना और रनिंग को मेंटेन करना एक मुश्किल काम है, वो किस तरीके से करते हैं? कितनी देर आप दिन में जो है ना आपका टाइम रनिंग के लिए मुख्तस है कि इतनी देर आपने दौड़ना है? जी बिल्कुल। सो मेरी जो फुल टाइम जॉब है वो AI रिसर्च है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मेरी बेसिकली डेस्क जॉब है, राइट। सो दिन में एटलीस्ट 8 से 10 घंटे मैं बैठा रहता हूँ, तो इसलिए आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर फॉर मी टू स्टे एक्टिव आउटसाइड ऑफ दोज 10 hours. तो in order to stay fit, usually I try to run at least one hour a day. और फिर वीकेंड्स पे ये होता है, वीकेंड्स पे जनरली ज़्यादा टाइम होता है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह लाइक एक जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसका एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटडोर नेचर है, और मुझे जनरली बाहर घूमने फिरने का शौक़ है, तो आई लाइक टू जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर। तो ये घूमने फिरने का शौक आपने जो है ऐसी जॉब की सिलेक्शन करके जो है क्यों पूरा नहीं किया जिसमें आपको मौका भी मिलता? और दूसरा हम देख ही रहे हैं एक बहुत बड़ी इकॉनमी है जो अब ऑनलाइन मौजूद है, सारी की सारी मार्केट्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर अफराद जो है अब डेस्क पर बैठ कर काम करते हैं। कितना ज़रूरी आप समझ रहे हैं और कितना चेंज देख रहे हैं कि ऐसी मैराथन में शिरकत में लोग इसीलिए भी इजाफा कर रहे हैं, किसी तरह से मुतहरिक रहें? बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि जिस तरह कि बेसिकली अपने आप को फिजिकली फिट रखना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू स्टे मेंटली शार्प। और आई थिंक कोविड के बाद से स्पेशली सो दैट्स एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग, क्योंकि कोविड में ना काफ़ी आइसोलेशन होना शुरू हो गई थी, तो लाइक गोइंग आउटडोर्स, और जब इंसानों को भी जब थोड़ी लाइक हमें एक रिस्ट्रिक्शन फील होती है कि कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वैल्यू भी ज़्यादा आती है उसी चीज़ की। तो आई थिंक कोविड में मुझे एहसास हुआ कि लाइक हाउ इम्पोर्टेंट नेचर इज़, हाउ इम्पोर्टेंट बीइंग आउटडोर्स इज़। और तो अब्दुल्ला ये बताएं कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कौन सी अगली दौड़ है, मैराथन है, रेस है जिसमें पार्टिसिपेट करने का आप ख्वाब देख रहे हैं, या आपने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टारगेट वो है? I think inshallah I'd like to take part in some more Pakistani races. So Pakistan में actually 3 of the major marathons are now World Athletics registered. So last year इसी साल बल्कि
January 2026 में I took part in the BYD Karachi Marathon. That was an incredibly well organized race. तो इंशाल्लाह आगे प्लान है कि इस्लामाबाद और लाहौर वाले जो मैराथन्स हैं उनमें भी I would love to take part. I'm still मेरी फैमिली सारी पाकिस्तान में है तो I still visit very often. और उसके अलावा I think I'd like to keep taking part in international marathons as well and represent Pakistan on a world stage. And who knows? I think if my improvement trajectory stays जिस तरह है and I keep improving, तो yeah maybe sky is the limit. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। इंशाल्लाह आप भी ये रिकॉर्ड अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह कोई वक्त ऐसा भी आएगा जब वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तानी एथलीट का नाम भी होगा। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। आमतौर पर हम पुलिस के नाम के साथ सख्ती, कानून और ड्यूटी को जोड़ते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिनके दिल में सिर्फ कानून ही नहीं है बल्कि लफ्ज़ों की एक खूबसूरत दुनिया बसी हुई है। जी हाँ, पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर नदीम खालिद, जिन्होंने अपने जज्बात, मुशाहिदात, ज़िंदगी के तजुर्बात को कलम बंद करते हुए शायरी की किताब तख्लीक की है जिसका नाम वक्त बिस्मिल रखा गया है। ये किताब सिर्फ अशार का मजमूआ नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो एक तरफ जराइम के ख़िलाफ़ लड़ता है और दूसरी तरफ एहसासात को लफ्ज़ों में ढालता है। वक्त बिस्मिल में मोहब्बत भी है, दर्द भी है, हकीकत भी है और मुआशरे का आईना भी। मज़ीद हम उन्हीं से बात करेंगे उनकी इस मुनफिद शख्सियत के हवाले से, उनके सफ़र के हवाले से, उनके लफ्ज़ों में छुपी हुई कहानियों के मुतालिक। तो आइए मिलते हैं एक इंस्पेक्टर, एक शायर नदीम खालिद साहब से। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच, शुक्र अल्लाह का जी। नदीम साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि एक पुलिस वाला शायर बन गया या फिर शायर पुलिस वाला बन गया? मेरा ख्याल है शायर पुलिस वाला बन गया। अरे ये शौक पहले से था? ये शौक पहले से था, फिर जॉब जैसे पुलिस की हो गई तो साथ, लेकिन ये साथ साथ चलता रहा। जैसे जैसे कोई चीज़ आती है उसको राइट डाउन कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, फिर अब जो है वो अपनी बुक जो है वो मैंने। तो नदीम साहब वैसे जिस तरह से अली ने आगाज़ में बात की कि पुलिस के साथ हम ना अक्सर यही चीज़ें जोड़ते हैं, सख्ती, कानून और ये वो, और शायर इसके बरक्स बहुत ही हसास तबीयत के होते हैं। तो ये कॉम्बो कैसे कैसे गया और मैनेज कैसे कर रहे हैं इसे? नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम तो पुलिस का इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा है। वी आर वेरी सॉफ्ट पीपल नाउ, और हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें ये कहें कि हम सॉफ्ट इमेज रखते हैं, हम सेंसिटिव लोग हैं, हमें तो खुद अच्छा लगता है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे टिकट तो आप छोड़ते नहीं हैं, स्नैप चेकिंग पे आप छोड़ते नहीं हैं, हमें एहसास तो लगता नहीं कि किसी ज़रूरत भी है, लेकिन हाँ आपकी बातचीत में तब्दीली आई है। आप पुलिस किसी तरह से बात करती है, बड़ा अच्छे तरीके से बात करती है। अच्छा, ये जो नाम आपने किताब का रखा है वक्त बिस्मिल, जी, इसका इंतखाब कैसे किया आपने? ये जो है बस एक तो वर्ड अच्छा है और दूसरा मेरी शायरी में 2-4 जगह ना यूज़ हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने इसका। चलें, शायरी का जिक्र हुआ, हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को कुछ जी। वो जी शायर कहता है जी कि सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है। वाह। सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, जिसे पहने वो मेरी ओर चला आता। वाह, क्या बात। ऐसे मबहूत सा करता है वो गदाज बदन, नहीं मालूम कि फिर होश कहाँ जाता है। वाह वाह। वो सिरापा के सितारों की रिदा मांद पड़े, वो सिरापा के सितारों की रिदा मांद पड़े, शबाब जैसे कोई हश्र सा उठाता। वाह। उसकी खुशबू से लहकते हैं दरो बाम मेरे, शेर सुने, उसकी खुशबू से लहकते हैं दरो बाम मेरे, मौसमे गुल मेरे आंगन में ठहर जाता। वाह वाह वाह। सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, जिसे पहने वो मेरी ओर चला। क्या बात है, खूबसूरत। जिस तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया है, मुझे लग रहा था मैं कोई गाना सुन रहा हूँ। सर, तो ये खूबसूरत शायरी है, उसका एक फ्लो है, उसका एक वजन है जो दिखाई दे रहा है। तो इसको बताइएगा, जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया? ये सर जो मेरा ख्याल पहले दफ़ा जो मैंने लिखा था मेरे फादर की डेथ पे, उस पर बल्कि जो शेर था वो बड़ा अच्छा था कि रोते रोते चुप कर जाएं और करें क्या रोने वाले, रोते रोते चुप कर जाएं और करें क्या रोने वाले, वक्त गया जो छीन के हमसे, लोग नहीं थे खोने वाले। वाह वाह, वेरी डीप। कर्व जो है उसमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ सुनाता हूँ। जी। कहता है जी कि मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी, मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी, एक जुर्म है इस दौर में खालिद ये गरीबी। मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी,
एक जुर्म है इस दौर में खालिद ये गरीबी, मुफलिस की कबा से नहीं पेवंद कभी जाते, मुफलिस की कबा से नहीं पेवंद कभी जाते, पीछा ही नहीं छोड़ती ये ईज़ा नसीबी। वाह वाह वाह। हम सर पे कफन बांध के आ जाएंगे एक दिन, तुम लाख करो चाहे फिर इकदाम तादीबी। हालात से, शेर सुने, हालात से हारा तो ये नज़में कहीं मैंने, हालात से हारा तो ये नज़में कहीं मैंने, अता हैं गर्दिशों की ये औसाफ अदीबी। अरे वाह, मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी, एक जुर्म है इस दौर में खालिद ये गरीबी। अरे जबरदस्त जबरदस्त। वैसे आपने बड़े हालात के मुताबिक लिखी है चीज़। आजकल हर शख्स जी इससे तंग हुआ, जिस तरह की महंगाई चल रही है। हाँ जी, नहीं ये शायरी जो है ना, ये बेसिकली जो है सेंसिटिव लोगों का काम है, चीज़ों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना। आपको तो ड्यूटी पे जाने ही नहीं देते होंगे, आपको बिठा लेते होंगे कि उन्हें कलाम सुनाए कोई। नहीं, या फिर ऐसा भी हुआ है कभी कि किसी को पकड़ने के लिए आप गए और कोई शायरी वायरी वहाँ सुनानी पड़ी, कोई वाकया ऐसा इससे रिलेटेड, दोनों चीज़ें जिसमें हुई हो? नहीं, वैसे इतने ज़ोक वाले मुल्ज़म नहीं होते। और कभी ऐसा भी नहीं है कि कभी आप बैठे हो मतलब जैसे पुलिस स्टेशन में ही बैठे होते हैं, वहाँ आपसे सुना जाता हो ये आपके जो साथी एहलकार? हाँ, कोई अगर ऐसा कोई बंदा आ जाए जो उसको कोई शायरी बाज़ोक हो, शायरी से कोई शगफ हो, तो फिर उसके साथ आप तन्हा फील नहीं करते, अकेले फील नहीं करते ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे दूर हैं? हाँ, यस, लगता है कभी कभी कि हर बंदा नहीं लाजिम, एवरीवन इज नॉट पोएट, लेकिन ये सेंसिटिव लोगों का मैंने बताया ना काम है आपको। अच्छा, वैसे एक और सुनाता हूँ आपको। जी जी, श्योर। कहता है सहराए नजदे यास में, सुने जरा क्या अच्छी चीज़, सहराए नजदे यास में गुल का गुमान था, सहराए नजदे यास में गुल का गुमान था, वो जैसे अलफ लैलवी एक दास्तान था। वाह। चंद गज़लें क्या करेंगी, शेर सुने, चंद गज़लें क्या करेंगी अयादा जमाल का, खालिद वो शख्स हुस्न का पूरा दीवान था। क्या वाह वाह वाह। आँखों ने कहाँ देखी थी आँखें कभी ऐसी, वुसअत में समुंदर कभी कौसार के जैसी, निगाहों में उस निगार के मंजर ठहर गए, तखय्युल की रोश रोश पे उसका ध्यान। अरे वाह। चंद गज़लें क्या करेंगी अयादा जमाल का, खालिद वो शख्स हुस्न का पूरा दीवान था। वाह वाह। एक सुने, कहता मोतर फिजाए दिल हुई काकुल की महक से, मोतर फिजाए दिल हुई काकुल की महक से, थमसी गई धड़कने आंचल की लहक से। क्या शेर है, सदियों की उदासी का वो अजरे अजीम था, सदियों की उदासी का वो अजरे अजीम था, बातरफ जिंदगी मेरी पहली उड़ान। अरे वाह, खूबसूरत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम खालिद साहब, जितनी खूबसूरत आपकी शायरी है, ज़बरदस्त। हम चाहेंगे कि आप लिखते रहें ऐसे और इतना ही खूबसूरत चीज़ें लिखते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन किया। हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जनाब। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर जरा बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की। आगाज़ में हमने जिक्र किया था जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं और हाई स्पीड डीजल की जो कीमत में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जिस तरीके से इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे थोड़ा कम था, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा इजाफा है। और 6 रुपये 51 पैसे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है ये ज़्यादा है और डेफिनेटली हर चीज़ जो इससे पहले कम में थी अब फ्यूल प्राइसेस की वजह से उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो सब्सिडी है उसमें तोसी की गई है 1 महीने की मजीद, जो मोटरसाइकिल सवारों को, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मिल रही थी और वो इधर भी हुई है और सिंध में भी की गई है। सीनियर सहाफ़ी इरशाद अंसारी की खबर है जो हम शेयर करते हैं आपके साथ। उसके मुताबिक FBR का रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान जो अबूरी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो 683 अरब रुपए तक अब पहुंच गया और अबूरी अदाद शुमार के मुताबिक इस अरसे में 10,263 अरब रुपए जमा किए गए और अदाद शुमार के मुताबिक FBI की महसूलात नज़रसानी शुदा हदफ 10,946 अरब रुपए के मुकाबले में 683 अरब रुपए कम है और अप्रैल 2026 के दौरान भी महसूलात की वसूली मुकर्ररा हदफ से कम ही रही है। माहाना महसूलात के हवाले से ये बताया गया है कि अप्रैल में FBR ने 956 अरब रुपए इकट्ठे किए जबकि माहाना हदफ 1029 अरब रुपए मुकर्रर था और यूं इस माह 73 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। सारी सिचुएशन पर जी हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर है वज़ारत ख़ज़ाना के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम गुड। डॉक्टर साहब, ये जो सबसे पहले बताइएगा, हमने रिपोर्ट शेयर की है, इसको आसान अल्फाज में अगर समझना चाहें तो असल में हुआ क्या है? देखिए, असल में ये हुआ है कि दुनिया भर में 1973 के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल ऑयल शॉक लगा है। उसमें सप्लाई भी डिसरप्ट है, प्राइसेस भी डिसरप्ट हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर 20% तेल जहां से गुजर रहा है वहां पे एक ब्लॉकेज है, 20 से 22% LNG गुजर रही है, वहां पे एक ब्लॉकेज है, और आज भी 80-85% दुनिया की एनर्जी नीड फॉसिल फ्यूल से पूरी हो रही है। और साउथ एशिया और पाकिस्तान 14 अरब डॉलर 14 बिलियन डॉलर्स की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट करता है। सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स मिलाऊं तो शायद ये 18-19 अरब डॉलर पे चली जाती हैं। दैट्स योर ग्राउंड रियलिटी। जब इस वॉर में गए थे, मैं इसलिए कहता हूं कि जरा फंडामेंटल गुफ्तगू करनी चाहिए। जब इस वॉर में गए थे तो 0 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे आपके पास। जस्ट सिंक दैट इन, 0। आपके पास एक फ्रेमवर्क में रिजर्व जरूर थे जो कमर्शियल फ्रेमवर्क में थे, 4-5 दिन के क्रूड के, 20-22 दिन के पेट्रोलियम OMCs के पास था, बट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, और आपने तय किया था कि कोविड के बाद बिल्ड करेंगे, नहीं बिल्ड किए। आप आज भी ट्रांसपोर्ट सारी कैरी करते हैं हाईवेज पे तो डीजल की जरूरत होती है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में सप्लाई शॉर्टफॉल आई। अब अगर इस वॉर को फरवरी 27 को शुरू हुई थी, आज 2 माह हो गए हैं, तो अगर 20% तेल निकल रहा है तो ऑब्वियसली सप्लाई शॉर्टफॉल है। 28 फरवरी को इस वक्त अगर आप ये सिचुएशन देखें कि 115 के करीब अगर ब्रेंट था, इस वक्त 111 है जब मैं स्क्रीन पे देखता हूं, तो जो फिजिकल है, जो फिजिकल ऑयल है वो 111 पे नहीं मिल रहा, वो इससे ज्यादा पे मिल रहा है जब आप दुबई फ्लैट्स खरीदते हैं। सो एक तो प्राइस पास थ्रू है। दूसरा ये कि आपने जब IMF के साथ एग्रीमेंट किया, आपने उनसे वादा किया था कि 80 रुपए PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, आप डीजल पे लगाएंगे और 80 रुपए आप लगाएंगे पेट्रोल पे, और 1468 बिलियन रुपीस कलेक्ट करेंगे आप इस मद में। ऑलरेडी आपने सही कहा, 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है FPR का पहले 10 माह का। और अगर आप इसको इस तनाजुल में देखें कि ओवरऑल आपने 14,000 अरब कलेक्ट करना था, मेरा ख्याल है 1,001 अरब का शॉर्टफॉल आ जाएगा, आप 13,000 अरब को कलेक्ट नहीं करेंगे। तो IMF के साथ ये एग्री कराना कि आप 1468 में भी शॉर्टफॉल कराएं प्रॉबेबली मुश्किल था। इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ डीजल पे 0 हुई थी, उसको कुछ रेज किया है तो आपको 19 रुपए प्राइस बढ़ी हुई दिखाई दी है। कुछ पेट्रोल पे आई थिंक थोड़ी सी कम की है, बाकी 6-7 रुपए का प्राइस पास थ्रू कर दिया है। अच्छा। तो एक ऑन अ लाइटर नोट बात ये है कि जैसे आप ऑन अ लाइटर नोट, सॉरी एक बात कहूँ क्योंकि आई नो ये लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्टी है एंड आई फुली लाइटर नोट ये कि 400 नहीं हुई, 399 प्राइस हुई है। यू गो टू अ शॉप, आप you go to a shop। डॉक्टर साहब, वैसे ये वो स्ट्रेटेजी है ना, वो सेल वाली, जिसमें ऐसे ही होता है और फिर इसी तरह ही तो बेवकूफ़ बनाया जाता है आवाम को। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो चलें थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि अभी 400 तक तो चले नहीं पहुंचे। 9 तारीख को जब दोबारा डिसाइड होनी है कीमतें, फिर तो ये जो लेवी का जो IMF के साथ जो हमारी डील है उसका हिसाब बराबर करने के लिए मजीद हमें फिर पेट्रोल पर भी बढ़ाना पड़ेगी लेवी। तो कहीं 50 रुपए से ज़्यादा का इजाफा एक्सपेक्ट वैसे किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं इस पे? जब आप ऐसी बात करेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे पहले। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस पर सोचना भी जरूरी है ना, ताकि लोग अभी से तैयारी कर ले, माइंड मेकिंग हो जाए उनकी। ऑन अ लाइटर नोट ये बात दुरुस्त है। आई थिंक एक तो ये है कि थोड़ा सा फंड के साथ बात कर लें। जहां तक मेरी समझ है, लेवी में जो पहले 10 माह की कलेक्शन है वो शायद 1300 अरब को टेस्ट कर गई है। तो अगर तो अगले 2 माह में 1468 हो रहे हो तो 2 माह अगर गुजार लें, ये जरा समझने की कोशिश करें कि ये वो मुल्क है, जब IMF से बात करें 29% एब्जेक्ट पॉवर्टी है, 44% वो पॉवर्टी है जो वर्ल्ड बैंक जरा इजियर नंबर पे लेता है। तो थोड़ा सा उनके साथ बात करें। 14% हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर बढ़ के आ रहा है। सो थोड़ा सा लोगों पर बहुत बोझ पड़ रहा है। और चूंकि बाहर के लोग, जब कंसल्टेंट्स, मैं दूसरे मुल्कों में जाता हूँ ना, तो मैं लोगों की जो फीलिंग्स है उनको फील नहीं कर पाता, तो मैं उनको एडवाइस तो बड़ी स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक दे देता हूँ, बट थोड़ा सा ये बात कर लें। एक तो इस बात में वजन है, दूसरा लेट्स होप एंड आखिर इस प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि एक तो प्राइसेस हाइटेंड है। अब चूंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ खड़ा है, देयर इज नो वॉर, देयर इज नो पीस, बट देयर इज नो ऑयल।
So you know this is where the conflict is. अब let's hope कि इसके कोई रेजोल्यूशन तो हो, बट अभी जो so जितना ये टाइम पीरियड गुजरता चला जाएगा ना, उतना ये मसला जो है वो तवील होता चला जाएगा और तूल पकड़ता चला जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो बहुत ही खटकता है मेरे भी दिमाग में, और मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तानी इसका जवाब चाहते होंगे। वो ये है कि जो IMF की डिमांड्स हमारे सामने आती हैं और हुकूमत की जानिब से हमारे सामने रखी जाती हैं, इसमें खुद साख्ता कितनी है? इस पे आपको मेरे साथ एक पूरा मॉर्निंग शो करना पड़ेगा और उसकी वजह ये है सर व्हाई नॉट कि पाकिस्तान ने 24 प्रोग्राम एंटर किए हैं और 24 के 24 में से एक वाहिद प्रोग्राम है 2013-16 का जो कंप्लीट किया है। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैंने एंकर किया था। I literally ran that for the country. I supported the team, the core team in which we ran this program. एक तो बात ये कि IMF के साथ आपको अपनी बहुत तैयारी के साथ एक बहुत सॉलिड टीम हमने बिल्ड की थी ऑफ वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, जिन्होंने वो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, निगोशिएट किया, उसको मॉडल किया। आज भी अगर आप ये चाहते हैं कि जो 3 चीज़ों पर मुहित था प्रोग्राम पाकिस्तान का होता है, एक फिजिकल पे, एक मॉनेटरी पे और एक एनर्जी पे, अब चौथा पाकिस्तान का प्रोग्राम गवर्नेंस पे भी मुहित है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के ज़्यादा जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो, तो देन यू नीड टू हैव दैट टीम जो कि ये प्रोग्राम बिल्ड कर सके और IMF से निगोशिएट कर सके, उसको एज अ बैंकर ट्रीट करें, उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, उसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करें। बट ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। इट इज सपोर्टेड बाय एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द IMF। अब ये बहुत से ममालिक भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस पे, कंसल्टेंट्स पे और टीम्स पे, जो आकर पाकिस्तान पर एक जिसे कहते हैं ना मैक्रो पिक्चर लेके एक चीज़ बिल्ड करते हैं, जबकि माइक्रो इश्यूज पाकिस्तान के प्रेवलेंट हैं। चाहे वो HR का इशू हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर की तंजीमें ना हो, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मेन धारे में ला के फाइनेंसिंग दे के उनकी कैपेबिलिटी बिल्ड करना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत ठीक करना हो ताकि इन्फ्लेशन ना हो। इनका कोई ताल्लुक IMF से नहीं है। IMF आपको वक्त और स्पेस दे रहा है, ये सारे काम आपने IMF के रहते हुए करने हैं। अब अगर तो इसको इस तरह सोचेंगे ना, तो ये जवाब है आपके उसका कि देन तो IMF का प्रोग्राम बड़ा यूजफुल है, वक्त स्पेस मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, ये सारे काम करके आप IMF से निकल सकते हैं। ऐसा हो नहीं रहा, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। और दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, दिस इज एन एनालिटिकल पोजीशन जहां पे खड़े हुए हैं। एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हैं, टैक्स टू GDP रेशियो 10% के करीब है, इन्वेस्टमेंट टू GDP 13 पे खड़ा हुआ है, FDI पाकिस्तान की दुनिया भर में बढ़ी है। आई एम अबाउट टू ट्वीट 2025 में 1.66 ट्रिलियन 15% दुनिया में FDI का इंक्रीज हुआ है। पाकिस्तान में ये 1.7 अरब डॉलर थी और स्लिप कर गई थी FY25 में। पहले अभी जो मैंने फिगर देखे हैं FY26 के जो 9 माह के फिगर आए हैं, सिर्फ 470 मिलियन डॉलर की FDI पाकिस्तान आई है। दिस इज नॉट 410 मिलियन डॉलर की, सॉरी, दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी। इफ यू वांट टू बिल्ड दिस स्टोरी, यू नीड टू बिल्ड द टीम व्हिच विल बिल्ड दिस स्टोरी। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है पाकिस्तान, बहुत अच्छा तस्फिया कराने में वॉर जीत के आ रहे हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी है, फॉरेन पोजीशनिंग अच्छी है। घर को ठीक करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी टू टेल। ये करेंगे मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वी गो इनटू COVID-2 है जिसमें से गुजर रहा है दुनिया, you go into COVID-2 and you have no strategic reserves of petroleum sector और सारे डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम सेक्टर की इंपोर्ट पे। ऐसा हो नहीं सकता। मुल्क को बिल्ड करना है हमने, स्ट्रक्चर्स को। ये 3 साल मुल्क को तब्दील कर सकते हैं। एक आखिरी बात करूं, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चेंज योर बिहेवियर। ये इतनी जल्दी प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे। यही मैं पूछने वाली थी। इन दी एंड के जो टिप्स मैंने एक आम आदमी के लिए आपसे लेनी होती हैं हर बार, क्योंकि आगे की तो तैयारी ठीक है, अपना हमने माइंड सेट कर लिया है कि बढ़ जानी है प्राइसेस, ऐसी सिचुएशन में गुजारा कैसे करना है और मैनेज कैसे करनी है इस सिचुएशन? ये दैट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। अपना कार पूलिंग करें, शेयर करें राइड, 20% हदफ तय करें कि आपने मई के महीने में अपनी कार के बिल
मोटर बाइक के बिल, ट्रांसपोर्ट के बिल को कम करना है, चाहे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना यूज करनी पड़े, कड़वा घोंट है फिर भी पिए, अपने पर्दे गिरा के रखें ताकि रोशनी ना आए, ताकि आपके घर को इतनी गर्मी ना हो, ताकि आपको एसी या फैन भी इन्वर्टर पे चले जाएं, आपका बिल ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाएगा। 27 से नीचे, ये 26 कहते हैं, मैं कहता हूँ 27 पे अपना एसी चलाएं ताकि आपको वेंटिलेशन और शेडिंग में रहें। ये दीज टू वर्ड्स शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपकी वीकली बजटिंग है वो इस तरह करें कि आप सामान खरीदें और वो खरीदें जहाँ पे सस्ते बाजार लगते हैं ताकि आपकी वीकली बजटिंग ठीक हो। और सबसे बढ़ के मैं कहूँगा कि अपने सारे अप्लायंसेस को शाम को 5 से 11 बजे तक बिल्कुल ना चलाएं, और अगर कर सकते हैं, जो कि मैं अपने घर में कहता हूँ कि 12 से 2 बजे तक शाम का खाना भी बना लें ताकि शाम को गैस ना इस्तेमाल करें, आपका बिल 20% ड्रॉप कर जाएगा। राइट, ज़बरदस्त टिप्स दिए हैं वैसे डॉक्टर साहब आपने, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और जितने बेहतर तरीके से वो समझा सकते थे इकोनॉमिक सिचुएशन उन्होंने समझाई, और जाते जाते हमेशा की तरह जो अच्छी अच्छी टिप्स हमें देते हैं वो भी उन्होंने दी कि हालात तो मुश्किल हैं लेकिन गुजारा हम नहीं करना है, उनके हम मशकूर हैं। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। पाकिस्तान में साइंस के मैदान में शुगर के मर्ज के हवाले से एक पेशरफ्त हुई है। क्या है वो पेशरफ्त, जानते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करनी है डायबिटीज़ पे कि पाकिस्तान जो है उसका शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है, और ये तीसरे नंबर पे मुल्क है। 3.5 करोड़ अफराद जो हैं वो तो डायबिटीज़ का शिकार हैं ही, बल्कि जो 9 मिलियन या 90 लाख अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अभी वो डायग्नोज नहीं हुए। तो इस तरह ये तादाद जो है वो कहीं ज़्यादा, और अगर हम एडल्ट्स में देखें तो शायद हर तीसरा फ़र्द जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। फिर हम सूबाई जब सतह पे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 3 सूबे हैं, यानी अगर हम KPK को निकाल के, यानी जो बाकी 3 सूबे हैं उनमें तकरीबन 30%, 29% इस तरह है, और KPK में ये फिगर काफ़ी कम है, यानी 13%। तो ये इस तरह के जो सवालात हैं जो डायबिटीज़ से मुतल्लिक हैं वो उसके लिए जो मेहमान मदऊ किए हैं वो डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं, इनकी जो तहकीक है उसने एक बैनुल अक़वामी उसको रिकग्निशन मिली डायबिटीज़ के हवाले से। साइंस के हवाले से पाकिस्तान में क्या क्या खूबसूरत काम हो रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपकी जो फाइंडिंग्स, बुनियादी तौर पे आपने जो रिसर्च की डायबिटीज़ से की जो स्टार्ट किया कहीं 2006, 20 साल तो आपको हो गए हैं डायरेक्टली इस रिसर्च में? जी 2009-10 से 9-10 प्रॉपर्ली जब हमने इसको फोकस करके अपनी रिसर्च का आगाज़ किया। ठीक है, और रिसर्च का बुनियादी तौर पे क्या था, कि आप क्या चाहते थे, यानी टारगेट क्या था? जी वकार साहब, इसमें जो शुरू दिन से मतलब एक टारगेट रख के जो हम चले तो उसमें ये था कि आपको पता है कि तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, ख़ासकर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जब हम यानी मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के बाद बंदा PhD तक यानी वो अपना पूरा सफ़र लेके आगे कैरी करके आ रहा होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ बेंच मार्क्स दे दिए जाते हैं जी कि आपने पेपर्स पब्लिश करने हैं, इतने PhDs प्रोड्यूस करने हैं, इतने MPhil करवाने हैं, इतने प्रोजेक्ट्स या फंडिंग्स लेके आनी है, उसके बाद आपका प्रमोशन होता रहा। ठीक है, तो एक साइड पे वो मतलब आपके पास ना एक क्राइटेरिया कह लें, KPIs कह लें या आप टारगेट कह लें, वो होता है। दूसरी साइड पे होता है कि आपने क्या ऐसी चीज़ को फाइंड करनी है कि अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को दे सकें। ठीक है, तो मेरा जो फोकस था वो ये दूसरा जो था कि इसमें मैंने बाकी जितने बेंचमार्क्स थे, KPIs थे, उनको साइड पे रख के तो सारा फोकस इस पे कर दिया कि हमने कोई चीज़ जो है ना वो कुछ ऐसी सर्विस, एक सर्विस देनी है कम्युनिटी को। ठीक है, तो उस हवाले से जो डायबिटीज़ है, मतलब उस वक्त भी तकरीबन पाकिस्तान जो है वो 3-4 नंबर पे था। तो फिर हमने फोकस किया इस पे, डायबिटीज़ पे, चूँकि जितनी भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं आपकी, डायबिटीज़ के अलावा अगर आप देखें कैंसर है, इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, तो उसमें जो बड़ी वजह एक होती है कि डिजीज़ के मल्टीप्लाई होने में वो आपकी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ये कोशिश की कि हम डायबिटीज़ को फोकस करें और इसकी नेचुरल जो थेरेपी है उसको साथ लेके चलें। तो हमने जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी एक्सप्लोरेशन पे काम शुरू किया 2010 से। उसके बाद 2012 में मुझे ये जो प्लेटफॉर्म था ये फैसलाबाद की एग्रीकल्चरल
यूनिवर्सिटी? जी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैसलाबाद से। ठीक है। तो 2012 में मुझे HEC की तरफ से जो है ना एक अपॉर्चुनिटी मिलती, वहाँ पे मैंने फंडिंग के लिए अप्लाई किया और 7 मिलियन का एक जो है यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस प्रोग्राम के तहत एक जो है प्रोजेक्ट वो मैंने विन किया। तो उसके बाद 12 से लेकर 15 तक हमने उसको एक्सप्लोर किया। मैं तकरीबन आप कह सकते हैं कि मोर देन 100 प्लांट्स जो है वो हमने लेके उनको एक्सप्लोर किया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिजीज़, जिसमें कैंसर और डायबिटीज़ ये सारे फहरिस्त थे। तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि आपकी जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो करंटली मार्केट के अंदर यानी बल्क के अंदर मौजूद हैं, तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि हमारा पहला ट्रायल एनिमल्स के ऊपर था, तो एनिमल्स पे बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हमें मिले। तो उससे इनकरेज हो के फिर हमने 2015 से ऑनवर्ड जो है उस पर ह्यूमन ट्रायल पे आ गए। ठीक है। तो ह्यूमन ट्रायल में भी हमने देखा कि उसके बड़े शानदार किस्म के रिजल्ट्स हमें मिले और तकरीबन आप कह सकते हैं कि जिन लोगों को कंट्रोल्ड स्टडी के तहत हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ही वहाँ पे चेक किया तो मोर देन 90% केसेस। बहुत बड़ी जी 90%। तो आजकल HEC ने सबसे पहले ना मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ यूनिट्स बनाए हैं, जिस तरीके से एक है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है। उसके ऊपर एक अम्ब्रेला है ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। ठीक है। तो वहाँ पे जब आप देखते हैं कि आप कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस, कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हैं, तो वो आपने उस पर जाना होता है बिक में। तो सबसे पहले जो है मेरा 2024 के अंदर स्टार्टअप हुआ, यानी पूरा रिसर्च का जो हमारा था, यानी मैंने बताया ना कि 2015 तक हमारा एनिमल ट्रायल्स था, 15 से ऑनवर्ड 2024 तक जो है हमारा ह्यूमन ट्रायल चलता रहा। उसके बाद फिर हम जो है वो स्टार्टअप के तौर पे बिग के पास गए और बिग से होते हुए फिर हमने जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उससे रिकग्निशन या लाइसेंसिंग हमें मिली। देन वी गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम SCCP। ठीक है। उसके बाद ये कि अभी हमारा ट्रेडमार्क जो है वो अप्लाई किया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो वो तकरीबन 1.5 से 2 साल का उसका तरीक़ाकार क्या है, यानी इसका ये जो मेडिसिन है, जी ये जो हब्स हैं, ये क्या करती हैं? कोई भी जो मेडिसिन है उसके अंदर चूँकि अगर हम देखें तो हर प्लांट के अंदर ना 2 तरह के जो आप कह सकते हैं कि उसके यूनिट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक को कहते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में तो आ जाते हैं कि जो उसके स्ट्रक्चर को, उसके पूरे एक यानी फिजियोलॉजी को उसको बना रहे होते हैं, और दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि बहुत ही माइनर अमाउंट में होते हैं, उनको हम फाइटोकेमिकल्स ठीक है कहते हैं, और वो बेसिकली पौधे बनाते हैं अपने डिफेंस के लिए। अच्छा। एनवायरमेंटल डिफेंस के लिए। सही। अब वो जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो जब इंसान अपनी पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तो मुख्तलिफ़ तरह के जो आपके इश्यूज़ हैं, हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट उनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो एक रोल है। तो उसमें कुछ जो हैं वो आपके एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, और आलमोस्ट तमाम जितने भी आप मैंने सुना है कि जितने मिसाला जात होते हैं, यानी जो इस तरह के जो इसको क्या कहते हैं, ये भी बुनियादी तौर पे पौधे में ये वो वाला केमिकल है जो कि डिफेंस के लिए है, या वो हमें जो है वो एग्जैक्टली और तरह से ठीक जी मसाला जात में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर बाकी सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, या आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उसमें हाँ रिलेटिवली थोड़ा कम होता है, लेकिन उनमें भी डेफिनेटली होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या आपका? जी नेक्स्ट अभी चूँकि हमने इस पर डायबिटीज़ पे फोकस किया था, ठीक है। तो इसके साथ जैसे मैंने बताया ना कि जो प्रोजेक्ट था मेरा उस पर प्राइमरी फोकस उस टाइम कैंसर पे था। कैंसर पे हम लेके चले थे, लेकिन जो है ना अमेरिका तक मेरे 5 स्टूडेंट्स अपनी PhD का कुछ पोर्शन वहाँ पे करके आए IRSIP के तहत। लेकिन वहाँ से जो है जब हम यहाँ पे वापस आए, हमने इसको ह्यूमन और क्लिनिकल ट्रायल पे लेके जाने की कोशिश की, तो कुछ जो है ना बैरियर्स हमारे सामने आ गए कि यहाँ पे अगर आप देखें कि जो बड़े बड़े कोई ऑन्कोलॉजी के हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, शौकत खानम है, इसके अलावा आगा खान है, तो हमने ट्राई की, लेकिन वहाँ पे हमें किसी किस्म की ना मतलब वो फैसिलिटेशन नहीं मिली। लिहाजा फिर हम डायबिटीज़ पे आ गए, ज़्यादा अपने फोकस उस पर फोकस कर लिया। ठीक है। तो अभी इसमें डायबिटीज़ के अंदर जो है ग्लूकोवाइब जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है वो टी की फॉर्म में है।
आप टी के तौर पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको ना ड्रेसिंग ऑफ सैलेड, सालन और उसके बाद आपके जितना भी फूड आइटम्स हैं उसमें आप उसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर इनटेक को तो कंट्रोल करना होगा ना, फिर भी वो नहीं करना जी, वो तो अलग से दूसरा उसका है जो हम मैं अपने प्रोडक्ट की जो है ना अब उसकी जो एक कैपेबिलिटी है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मतलब नाज़रीन ये ना समझने कि वो चाय पी ली तो उसके बाद जो मर्जी खाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है ना हम शुगर को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें यानी देखेंगे कि शुगर बेसिकली है क्या, फिर हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो आप यानी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं उसका कितना रोल होता है और आपकी बाकी डाइट का कितना रोल होता है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और फिर आपको किसी और प्रोग्राम में ज़रूर मदद करूँगा। डायबिटीज़ को समझने किसान का ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जो तीसरा हिस्सा है एडल्ट्स का, हर 3 में से 1 बंदा जो है वो इसका शिकार है। और ये जो डायबिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान में जो रिसर्च होती है और डिफरेंट बीमारियों के हवाले से और साइंस के हवाले से, साइंस की फील्ड के अंदर कोई भी जहत है उसमें जो काम हो रहा होता है वो अप्रिशिएटेबल है और पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा होता है। बहुत हद तक कई दफ़ा हम आगाह नहीं होते, कई दफ़ा हमारी तरजीहात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अलहदा होती हैं और जिसकी वजह से वो शाउट क्रिएट नहीं होता, वो उन तक वो नज़र नहीं पहुँचती। और हमें चाहिए कि हम जितनी हौसला अफजाई कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की बात करते हैं। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कौन करेगा, फैसला आज होगा। दूसरा एलिमिनेटर आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रहे हैं लाहौर में और आज जीतने वाली टीम 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। लीग मैचों में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच जीत चुकी हैं। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू टुडे? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। दोनों को एक तो माजरत, लाहौर की टीम नहीं है इस वक्त। हाँ बिल्कुल। वैसे सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि ये जो एक सरप्राइजेस का सिलसिला हैदराबाद किंग्समैन ने शुरू किया है, एक्सपेक्ट करें कि आज भी मिल सकता है सरप्राइज? मेरे लिए बड़ा दिल उसने टूटा था मुल्तान सुल्तान वाले मामले में, क्योंकि ये ऐसी टीम है जिसको मैंने ऑन द पेपर की बात करें, ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आपको पता है कि वन ऑफ द फिनोमिनल टीम्स है जो कि पेशावर को पकड़ सकती थी। लेकिन किंग्समैन, मुझे पहली बात तो कल भी मैंने अपने शो में हमारे मैंने नेशन से माफी मांगी। मैंने कहा भाई, मैंने तो कहा था कि अपना ये मसल्स दिखा के तो आप टीम नहीं जीतते, क्योंकि आपने ज्यादातर यूएस डायस्पोरा प्लेयर्स रखे हुए हैं। अगर जब तक आपके पास लोकल टैलेंट नहीं होगा तब तक आप इन लीग्स के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जो उन्होंने, जब से उनके पीरो मुर्शिद मैक्सवेल ने ज्वाइन किया उस टीम को, वो आप पूरी डिफरेंट टीम आपको नजर आती है। आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, बड़े राइट टाइम के ऊपर उसने पीक पकड़ी है और ये पीक पकड़ना बड़ा खतरनाक है दूसरी टीमों के लिए। इतना आसान होने वाला नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आई नो कि वो एक प्रेशर होता है क्योंकि आप पहली दफा प्लेऑफ्स के अंदर एंटर हो रहे हो, उसके बाद आपने एक बड़ी टीम को शिकस्त दी हुई है, तो आपका मोराल तो बुलंद होता है। लेकिन दूसरे एंड पे इस्लामाबाद की बात करें तो आपको पता है बैक टू बैक वो प्लेऑफ्स खेलते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप दोनों टीम को कंपैरिजन करो बैठ के, तो ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड इस्लामाबाद थोड़ा सा मुझे एक वन डायमेंशनल टीम आपको ज्यादा नजर आती है। उनकी बैटिंग यूनिट को देख ले तो आपको वन डायमेंशनल है। बॉलिंग यूनिट के अंदर भी एज सच एक्स फैक्टर मौजूद नहीं है, सिवाय शादाब खान के। इमाद पे बहुत ज्यादा रिलायंस है कि वो आके इनिशियली ब्रेक थ्रू देंगे अपने ओपनिंग स्पेल के अंदर। फहीम अशरफ भी आपको पता है कि इस वक्त ऑन एंड ऑफ अपना आपको नजर आ रहे हैं फॉर्म के साथ। तो बहुत सी चीजें जिसपे इस्लामाबाद को काम करने की जरूरत है, लेकिन मैच मजे का होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि इतना आसान होने वाला नहीं है। लाहौर की विकेट और कराची की आपको याद हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल उसके अंदर यूज किया गया है। बहुत से लोगों ने कहा था कि कराची की विकेट जो सी है वो स्लो है, वहां पर 160 170 जो सा वो पार स्कोर होगा, लेकिन आपने देखा होगा 200 प्लस जो सा स्कोर होता हुआ है। लाहौर की विकेट की बात करें, इट्स अ बेल्टर विकेट। अब देखने वाली बात है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी अब उसका फैसला क्या होता है। ज्यादातर टीमों ने तो यही कोशिश की है कि बाद में चेस करने की, लेकिन फॉर मी इफ इट्स हैदराबाद या कोई भी टीम टॉस जीतती है, एटलीस्ट उसको जेन में 200 रन रखने चाहिए, 219 218 के करीब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ऐसा हाइपोथेटिकली सेइंग किंग्समैन अगर पहुंच जाती तो काफ़ी हिस्टोरिक नहीं होगा कि 2 नई टीमें शामिल हुई, एक बिल्कुल ही नहीं जीत पाई और दूसरी जो है वो फाइनल तक पहुंची और उसको भी जीत लिया। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी कि पहला PSL जीत लिया। हालांकि जो पेशावर ज़ल्मी है वो बाबर आजम की क़यादत में तो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, 5वीं बार फाइनल में पहुंची है और बाबर आजम जो है खुद वो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में।
देखिए फॉर मी, मैं खुद भी, मेरी एक ख्वाहिश तो थी कि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ कि एक नया चैंपियन होना चाहिए आपके लिए, लेकिन इन लीग्स की अगर आप बात करें तो ज़्यादातर यही होता है कि जो लोकल टैलेंट पे ज़्यादा निसार करती हैं टीम्स वही जीतती हैं। हमारा एक थोड़ा सा मसला ये रहा है, मुझे पता है इट्स बिजनेस मॉडल है, जिसने भी पैसे लगाए उसने वसूल भी करने हैं, बड़े नामों के साथ जाने की कोशिश होती है, या जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो तो उसके साथ वो कोशिश करते हैं जाने की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको याद हो रावलपिंडी का था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेंच लाइनअप, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट टीम है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकी, क्योंकि वो जो जब आप टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्लेयर्स को जो कॉम्बिनेशन को जो यूटिलाइज करने की बात, अगर वो जो सर्कल करते रहे आप प्लेयर्स, 21 प्लेयर्स को पिंडी ने कम से कम इसमें इस्तेमाल किया था पीएसएल में, कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कॉम्बिनेशन हम क्या खिलाएं। हैदराबाद ने जिस तरीके से, आपको याद हो, इनिशियली आई गेस चौथे नंबर पर है जिसने सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया था इस पीएसएल में। इनिशियली उनको भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बैटिंग पोजीशन होनी चाहिए, क्या बॉलिंग पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पीक उन्होंने पकड़ी है राइट टाइम पे, मैंने इसलिए कहा ये खतरनाक पीक है, इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। स्टिल इसके अंदर काम करने की ये जरूरत थी। आई नो इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन, आप चेंज नहीं करते इतने बड़े मैच के अंदर जाके, लेकिन साइम अयूब सबसे ज्यादा वीक लिंक आपको नजर आता है। आप अगर उसका ऑल्टरनेट देखें तो आपके पास मैक्सवेल मौजूद है, जो कि ऑफ स्पिन भी करवा रहे हैं, आपको पता है बैटिंग के अंदर ब्रूटल है। एक मैं रेप्लिकेट की बात कर रहा हूँ, उसको कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मैक्सवेल तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपना T20 के प्लेयर नजर आपको आते हैं, लेकिन जब आप उनकी बात करें तो आपके पास एक मध्यम अपना एक ऑल्टरनेट है, आपके पास चॉइस है, वो शर्जील खान बैठे हुए, जिन्होंने परफॉर्म भी किया था, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप साइम को खिला रही है हैदराबाद, वही पोजीशन है जिसमें शर्जील खान ने 2.5-3 साल के बाद आके परफॉर्म किया था और बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो ये थोड़ा सा एक लिंक है, मैं कहता हूँ कि शायद इनको देखने की जरूरत है। बाकी आई गेस ये सेम वही टीम के साथ जाएंगे जो विनिंग कॉम्बिनेशन था इस्लामाबाद के साथ, और इस्लामाबाद भी आई गेस वही कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा जो विनिंग कॉम्बिनेशन पिछले मैच में था। अच्छा, तो वैसे अगर आज का मैच जो टीम जीतेगी उससे कंटिन्यूसली 2 मैचेस जीते होंगे टेक्निकली अगर देखा जाए तो, ख़ास तौर पर अगर हम देखें लाहौर की पिचेस पर स्कोर की जो पोजीशन होती है, टॉस तो हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज जो टीम पहले जो बैट फर्स्ट करती है, उनके लिए क्या टारगेट सेट करना ज़रूरी होगा जीत के लिए अपनी? देखिए, टॉस तो डेफिनेटली मैटर करता है इतने बड़े मैचेस के अंदर, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करें, तो फिर आपको टॉस से थोड़ा सा दिमाग हटाना भी पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है टॉस का फैक्टर जरूर होता है, लेकिन आपके ज़हन में होना चाहिए कि वी नीड टू इवन चेज, या हमें शायद डिफेंड भी करना पड़ जाए टोटल को। तो टीम्स हमेशा एक और भी चीज को यूटिलाइजेशन देखती हैं कि हमारी इस वक्त स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, चाहे वो हम लोग चेज ज्यादा अच्छा कर सकते हैं या हम लोग डिफेंड अच्छा कर सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेज बहुत अच्छा किया हुआ है पिछले मैचेस की, अगर इस पीएसएल की बात करें तो उन्होंने चेज बहुत जबरदस्त किए हैं। अगर हैदराबाद की आप बात करें तो परफॉर्मेंसेस सबके सामने कि उन्होंने डिफेंड किस तरीके से उस टोटल को किया था, जो कि एक लग रहा था एक टाइम पे कि बड़ा इजी हो जाएगा, मुश्किल है कि हैदराबाद सस्टेन करे, लेकिन एक जो एक्सेप्शनल बॉलिंग थी, आप पूरे अगर यूनिट की बात करें तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेट खेली थी। फॉर मी टॉस तो मैटर करेगा, लेकिन अगेन फिर मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है, खास करके आप हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो हैदराबाद को ज्यादा एज नजर आता है। ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर मां सदाकत ने जो परफॉर्म उस दिन भी की, अग्रेसिव, लेबुशेनी की बात करें वो ओपन कर रहे हैं उनके साथ। मिडल ऑर्डर के अंदर उनके पास मैक्सवेल मौजूद हैं, उसके अलावा साइम, फिर मैंने कहा एक वीक लिंक जरूर है, उस्मान खान बहुत अच्छी फॉर्म में। तो जो सबसे ज्यादा मजे का कॉन्टेस्ट होने वाला है वो ये है कि उस्मान खान वर्सेस शादाब खान, क्योंकि वन डाउन बैटिंग करते हैं और अगर इनिंग्स खींच लेते हैं लेबुशेनी, तो उस्मान खान वर्सेस शादाब खान देखने वाला है, क्योंकि उस्मान इस वक्त अच्छी फॉर्म में और स्पिन को बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। लेकिन इस पूरी पीएसएल की जो सिनेरियो, जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। पीएसएल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थे आप शेयर कर रहे थे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। वीकेंड है तो कारवां सराय की कुछ झलकियां देखते हैं। और ये हो रही है दास्तान अमीर हमजा, जिस तरह ख़त्म नहीं हो रही, बहुत तवील होती है, तो इसी तरह दास्तान इमरान कुरैशी भी ख़त्म नहीं होती। और एक और दास्तान हुंदा दास्तान है, उसके भी तज़किरे हैं जो इमरान करना चाहता है। मैंने फिर बड़ी चीज़ें फॉलो की जो आप कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि टेक्सला में एंटर होते हुए वो कॉलम जो है बड़ा सा पहाड़ पे प्लिंथ जो बनी हुई है, तो मैं वो देख के इतना फैसिनेट हो गया। और अब मैं जब भी टेक्सला से गुजरता हूँ आई गो बैक टू दैट टाइम पीरियड के, वही याद आता है मुझे। और उसी तरह वो सारा रास्ता, जिस तरह आप लिखते थे कि रोड ऐसे जैसे सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ों पे जा रही है, काले पहाड़, और पहाड़ ऐसे हैं कि
आप आगे बढ़ते जाते हैं हुंजा जाते हुए, और ये तो पुरानी बात है ना, अब तो रोड्स बड़ी अच्छी हैं, वो तो शाहराह रेशम थी, तो ऐसे ही कि आपको लगता है आप पीछे से बंद होते जा रहे हैं और बाहर नहीं निकल सकते इससे, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जनाब ज़रूर कीजिएगा क़याम कारवां सराय में इतवार शब 8:05 सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी पीर को, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेस ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।